हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मंत्र। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक की एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करने वाला हूँ वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मैंने अलग से क्यों कहा, मैंने उसी दिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा था आप लोगों को, बट मैंने इसको अलग से डील करने की क्या क्यों बात करी। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो पार्ट है क्लासिकल पार्ट है। तो जो क्लासिकल पार्ट होता है उसकी मेन क्या होती है प्रॉब्लम, कि वो न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं होता, थियोरेटिकल अप्रोच होता है वो। ठीक है, और थियोरेटिकल अप्रोच अगर कोई चीज़ है तो उसको डील करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा, और थ्योरी की नॉलेज होने के लिए आपको उसकी डेप्थ तक पढ़नी होगी, तभी आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही इन डिटेल समझ सकते हो। तो सो फॉर दिस मैंने ये कहा कि मैं अलग से कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का ये वीडियो अपलोड करूँगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम हेयर। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो इसमें आप समझिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का जो मतलब है, कंटिन्यूम वर्ड आपको क्या लग रहा है, कुछ कंटिन्यूअस सा लग रहा होगा, कुछ कंटिन्यूअस सा साउंड कर रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा होगा कि इसी जेनरा के इस वर्ड से ये ओरिजिन हुआ होगा। तो आप सही समझ रहे हो, कंटिन्यूअस ऐसा ही कुछ है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि जैसे कोई सिस्टम है हमारा या फिर कोई भी फ्लूइड सिस्टम है, तो वहाँ उस सिस्टम को कैसे कंटिन्यूअस मीडियम हम बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम डील करेंगे। तो देखिए, जब भी मैं यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी हम यहाँ पे फ्लूइड सिस्टम का बात करेंगे तो फ्लूइड सिस्टम में आपका दो चीज़ आएगा। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लूइड मीन्स उन्हें लगता है सिर्फ पानी की बात होगी या सिर्फ लिक्विड स्टेट की बात होगी। नो, फ्लूइड मीन्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। Okay, whenever we talk about the fluid state, that means we talk about liquid state and gaseous state. So here also, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ concept of continuum, that is going to be valid on both liquid state and gaseous state. So moving to the next point. अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सपोज कर लो कि मैं आपसे अगर ये कहूँ कि ये एक सिस्टम है हमारा, इसमें 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नाउ इफ आई एम टेलिंग यू कि आपको इस चारों मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, तो आप क्या सोचोगे कि क्यों ना मैं इस चारों को अलग अलग कर लूँ। सपोज कर मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, तो आपको सबसे आसान क्या लगेगा, चार ही मॉलिक्यूल्स है, मैं क्यों ना चार मॉलिक्यूल्स को अलग अलग स्टडी कर लूँ। ओके, दैट्स फाइन, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव ओनली 4 मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेचुरल सिस्टम और प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पास 4 ही मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये समझाना नहीं है, ये बहुत ही बाद की बात है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम उसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे। द पॉइंट हेयर इज़ कि हम ये समझे कि आखिर क्यों इतना इम्पॉसिबल सा है कि हम अलग अलग सिस्टम को कंसीडर नहीं कर सकते, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट, देखिए, ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना और बहुत ही ज़्यादा स्टार लगा के करना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि फ्लूइड सिस्टम इज़ ओनली अबाउट liquid state. No, fluid system is both about the liquid state and gaseous state. So the topic that I am going to deal now is about fluid system, and it is going to valid over both liquid and gaseous state. So moving to the next part. देखिए, जब भी हमने आपको दूसरी चीज़ ये बताई कि अगर सबसे बेसिक अप्रोच की बात करें तो वो ये होता है कि हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को ट्रीट कर लें। क्यों ना अगर हमें सपोज करो कि हमने आपको एक ही कहा इक्वेशन फाइंड करने, इसके मोशन की या फिर इसके रैंडम मोशन का या फिर इसके कोलिजन की एनालिसिस करने को कहा, तो आप क्या सोचोगे कि व्हाई टू टॉक अबाउट द होल, जस्ट टॉक अबाउट द सिंगल मॉलिक्यूल्स। बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव ओनली 4 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, बट नेचुरली और प्रैक्टिकली द सिस्टम विल नॉट हैविंग ओनली 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। At NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम किसी भी गैस की मोलर वॉल्यूम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इट विल हैव हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 23 मॉलिक्यूल्स एट NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन माई लास्ट वीडियो समवन टोल्ड मी दैट आई एम नॉट गेटिंग पॉइंट, एक्चुअली कि मैंने शॉर्ट यूज़ कर दिया था कुछ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फुल फॉर्म। तो NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने कहा किसी भी NTP पे एक मोलर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इट इज़ 6.023 इंटू 10 टू द पावर
23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स के मोशन स्टडी करनी है, आपको मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, अगर आपको मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स स्टडी करनी है तो क्या करना होगा? हाँ सोचिए ज़रा, क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? अगर एक सपोज कर लो, एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लो, ये ए मॉलिक्यूल है, यहाँ का ए मॉलिक्यूल है। अगर आप इसे स्टडी करोगे तो आपको क्या क्या कंसिडर करना होगा टू स्टडी दैट वन मॉलिक्यूल? क्या क्या कंसिडर करना होगा आपको? पहला चीज़ ये कंसिडर होगा 3 ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ होंगे उसके पास। क्या होंगे? 3 ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ होंगे उसके पास। ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ मीन्स आप लोग मैकेनिक्स पढ़ोगे, मैं खुद डील करूँगा मैकेनिक्स में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ क्या होंगे। ओके, जब हम किसी रिजिड बॉडी को कंसिडर करते हैं तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज़ क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटीज़ क्या होगा, ये सब मैं डील करूँगा। तत्काल के लिए आप ये समझो कि अगर एक कोई भी बॉल सपोज करो रोल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ये कोई बॉल है, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो इस वक्त जो इसकी वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, दैट इज इट्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। सो इफ आई कंसिडर अ मॉलिक्यूल, अ सिंगल मॉलिक्यूल विच इज ए हेयर, तो उसके पास क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज होगा। क्यों 3? क्यों 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? वाई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3? बिकॉज वी हैव 3 डायरेक्शंस, x coordinate, y coordinate, z coordinate. Although it is not like that, I am just showing you as an example that x, y, z, because I am just taking here the 3 mutual perpendicular lines and I am naming it as x, y and z axis. So 3 translation velocities होंगे on each and every axis. Now the next part क्या होगा? उसके पास दूसरा होगा 3 rotational velocities. 3 rotational velocities होंगे। Why 3 rotational velocities? हर एक्सिस पे, इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस पे भी, इस एक्सिस पे भी। तो यानी कि हर एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशनल, हर एक्सिस के अराउंड रोटेशनल। ठीक, तो यानी कि टोटल वेलोसिटी कितने कंपोनेंट्स हो गए? टोटल वेलोसिटी के 6 वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो गए आपके पास। टोटल कितने हो गए? 6 वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो गए। कितने हो गए? 6 वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो गए। बट व्हेन 6 कब हुआ आपके पास? जब आप एक इस 4 सिस्टम वाले, 4 मॉलिक्यूल्स वाले सिस्टम में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे थे तो। बट नाउ इन प्रैक्टिकल एट एनटीपी आपके पास कितने? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ओके, वी हैव दैट मच मॉलिक्यूल्स। ये कितना क्या होता है ये? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आई डोंट थिंक कि ये सब बताने की ज़रूरत है, यू मस्ट नोइंग अबाउट दैट कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किसी भी मोलर वॉल्यूम में एट एनटीपी इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो देन आपके पास कितने वेलोसिटी कंपोनेंट से डील करना होगा एक नेचुरल सिस्टम में? दैट इज 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। डू यू फाइंड दैट इट इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन? आप प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हो क्या कि आपको इतने वेलोसिटी कंपोनेंट अगर दे दिया जाए डील करने को, तो क्या आप एक प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते हो? तो नहीं डील कर सकते। यानी कि मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप एक एलिमेंट्री मोलर वॉल्यूम कंसिडर करते हो, बहुत ही बेसिक, तो आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास इतने सारे वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे। यानी कि आपको इतने इक्वेशन से डील करना होगा, इतने इक्वेशन से। और इवन टुडे विद द एडवेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इट इज स्टिल इम्पॉसिबल टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, दिस मच इक्वेशंस। इतने इक्वेशन को सॉल्व करके वापस से वेलोसिटी निकालना हर डायरेक्शन में, उसके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू फाइंड इट। तब जब हम एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, सो नाउ डू यू रियलाइज कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं, एक सपोज कर लो कि एक सिस्टम हम बात कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। ओके, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगे ना। देन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि अगर हमारे पास एक, हमने अगर कंसिडर करा था, अभी देखा आपने कि सिंगल मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो इतने सारे इक्वेशंस आ रहे थे। तो अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हम लेते हैं, सपोज कर लो एक सिस्टम है, इसमें हमने कहा कि एयर इन और आउट हो रहा है, एयर इन हो रहा है यहाँ से, एयर आउट हो रहा है। ओके, तो अब अगर एयर इन और आउट हो रहा है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप काउंट तो नहीं कर पाओगे कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, इनफाइनाइट गैसेस पार्टिकल्स होंगे, इंक्लूडिंग ऑल द इम्प्योरिटीज एंड ऑल। तो फिर यानी कि अगर एक की बात कर रहे थे तो कितने इक्वेशन बन रहे थे? 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वेशंस बन रहे थे टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बोथ ट्रांसलेशनल एंड एंगुलर।
तो अब इसके लिए इनफाइनाइट इक्वेशंस बनेंगे। तो डू यू रियली थिंक कि आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे इतने सारे इक्वेशंस और फाइंड कर लोगे वेलोसिटीज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज वाई फॉर द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल सिस्टम्स वी हैव टू अप्रोच. What we have is two approach. And what are they? First is microscopic. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जब बताया आपको तो मैंने बहुत ही बेसिक, मैंने बस एक लाइन में डिफाइन कर दिया, 2-3 पॉइंट डिस्कस कर दिया और मैंने बता दिया, और मैंने ये कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में से इन डिटेल डील करूँगा. तो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दैट वीडियो. अब देखिए, ये वाला जो टर्म था माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ये वहाँ आया था. तो वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ मैंने इस टॉपिक का नाम रखा व्यू पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कि थर्मोडायनामिक्स में अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को जो स्टडी करते हैं, सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या अप्रोच होते हैं स्टडी करने के. तो दैट वाज दिस टू. तो सेम इन फ्लूइड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मीन्स बोथ गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, वी हैव दिस टू अप्रोच. अब देखिए, बार बार मैं फ्लूइड पे इतना जोर देता हूँ और मैं आपको 2 चीज़ मेंशन करता हूँ, बोथ स्टेट लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. वाई? एक्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स और गैसियस स्टेट के बारे में डील कर रहे हैं मोस्टली. हाँ, बट व्हेन वी मूव फर्दर, व्हेन वी स्टार्ट एफएम दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहाँ हम डील करेंगे लिक्विड के साथ भी, वहाँ हम डील करेंगे लिक्विड के साथ, और फिर हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र. तो हर जगह हम लोग डील करेंगे मॉलिक्यूल्स के साथ. तो जहाँ तक इन दोनों अप्रोच की बात है, तो इन दोनों अप्रोच के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो हमने उस दिन देख लिया था अपने पिछले वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें मैंने डिफरेंस दोनों के समझा रखा है, तो आपको ईजी होगा समझने में. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने जो मेरा आज टॉपिक ऑफ कंसर्न है, मैं उसके अगर आगे और बढ़ता हूँ. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा. इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा. इस एग्जाम्पल में कुछ भी नया नहीं होगा, आपको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पता है. तो बस एक सिंपल सा है, मन में आंसर सोचिएगा ज़रूर कि अगर आपको सपोज कीजिए प्रेशर को डिफाइन करना, तो प्रेशर को कैसे डिफाइन कीजिएगा? डिफाइन प्रेशर. तो अगर मैं पूछूं तब क्या कहिएगा? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, यही कहिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कहिएगा. प्रेशर का डेफिनेशन यही होता भी यही है. तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, अब सपोज कीजिए कि मैंने ये एक बनाया, कोई सिस्टम है हमारा, हमने पूछा इस वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है. ये वाला जिसका आउटर वाला जो वॉल है, इसमें बहुत सारे कोई गैसेस पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे. अगर हमने आपसे पूछा कि इस वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा, तो आप क्या कहोगे? कि ये सारे मिलके जितना एवरेज फोर्स इस पे लगा रहे हैं अपॉन इसका एरिया, यही इसका प्रेशर होगा. यही होगा प्रेशर, जिसको आप लोग किससे मेजर करते हो? प्रेशर गेज से मेजर कर लोगे. ठीक है, तो लेकिन ये कब कहोगे आप? जब आप मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में बात करोगे. कब कहोगे? जब आप मैक्रोस्कोपिक बात करोगे. अगर सपोज आप मैक्रोस्कोपिक बात नहीं कर रहे हो, अगर आप माइक्रोस्कोपिक में बात कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? तब भी आप यही चीज़ कहोगे कि एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया. नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि आप डील कर रहे हो मॉलिक्यूलर लेवल पे. आप फिर आप कहाँ डील कर रहे हो? मॉलिक्यूलर लेवल पे. तब आप क्या कहोगे? तब आप ये कहोगे कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम जो है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये सब मैकेनिक्स के टर्म है, यहाँ ये सब चीज़ें कंफ्यूज मत करना. ठीक है, ये तुम्हें ऑब्वियसली पता है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके? जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है. कौन सा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है? ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है. ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं. और ये सारे क्या कर रहे होंगे? वॉल से भी कोलिजन कर रहे होंगे. ऑब्वियस है, क्योंकि रैंडम मोशन में है सारे पार्टिकल्स. जब सारे पार्टिकल रैंडम मोशन में है तो ऑब्वियसली ये जाके टकरा भी रहे होंगे. तो यही चीज़, ये यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ये हमें बताएगा प्रेशर. किस में? माइक्रोस्कोपिक में. बट मैक्रोस्कोप में कौन बताएगा? इन पे जो एवरेज फोर्स पड़ रहा है, इस आउटर वाले वॉल पे जो एवरेज फोर्स पड़ रहा है पर यूनिट एरिया, ये बताएगा हमको प्रेशर. गेज आपको मेजर करके देगा. क्या बताएगा? प्रेशर. बट माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ नहीं होगा. यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पाथ हिस्ट्री देखना होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे जाके कोलाइड कर रहा है, उन सब का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है. तो हम बता सकते हैं. तो ये तो हमारे लिए इजी होगा कब? जब हमारे पास मान के चलो 2-4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इजी होगा कि हम सिंपल सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर ले. बट यही अगर कोई बड़ा कंटेनर हुआ तो क्या आपको लग रहा है ईजी होगा? उसमें अगर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स हुए, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगे, तो ईजी होगा हमेशा डिफाइन करना एक एक मॉलिक्यूल पे? नहीं.
दैट्स वाई वी नीड द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम। ओके, तो ये बस मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रेशर का। अब तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब इसी मैटर पे बात चल रही है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस सारे अप्रोच की, सारे कंटिन्यूम की, ये सब डिफिनेशन करने की का हम दो अप्रोच देखे थर्मोडायनामिक्स में। तो ये सब मैं आपको समझा चुका। मैं आपको दिखा रहा था कि प्रेशर को अगर हम दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो दिस इज अबाउट दैट। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम देखेंगे कंटिन्यूम को। ठीक है, इस कंटिन्यूम को देखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो एक और चीज़ जान लो, यहीं पर मैं यहीं लिंक कर दे रहा हूँ कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है ना, क्योंकि ये चीज़ तो तुम देख चुके कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या था, एक ड्रॉबैक ये आ रहा था कि सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कंसिडर करना क्या हो रहा था, बहुत ही इम्पॉसिबल से टास्क है, क्योंकि हमारे पास अननोन इक्वेशन सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है एक एक मॉलिक्यूल को, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। सो और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से क्या हो गया, हमारे पास एक एडवांटेज क्या मिला, एक प्रैक्टिकली फिजिबल है। क्या है, प्रैक्टिकली फिजिबल है। क्या करना, इसकी एनालिसिस करना, इसके बेसिस पे किसी भी सिस्टम की स्टडी करना, या किसी भी पार्टिकल को स्टडी करना, या किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन कर स्टडी करना। इसलिए कि फिजिबल हो गया क्योंकि हम यहाँ क्या बात करते हैं, एक एवरेज की बात करते हैं। हम सारे सिस्टम के जो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस है वो सिस्टम। अब कैसे मानते हैं, अब ये चीज़ देखो। अब इसको देखने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करूँगा। ये हमने लिया एक सिस्टम हमारा जिसमें मान के लो कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एक सिस्टम लिया हमने जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना कि मैं कह क्या रहा हूँ। अब देखो, यहाँ अगर दो मॉलिक्यूल है इस वाले में, और इस वाले में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ध्यान से सुनो। अगर इसमें दो मॉलिक्यूल्स है, सपोज कर लो, तो अगर मैं कोई भी चीज़ कैलकुलेट करूँगा, कुछ भी कैलकुलेट करता हूँ, कोई भी एनालिसिस करता हूँ, तो अगर कोई अनसर्टेनिटी आता है उस एनालिसिस में, तो ये क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दो ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ कम है, अगर उस पर इसका इफेक्ट जज करोगे तो क्या होगा, तुमको इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। पर यहाँ क्या है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर एक दो मॉलिक्यूल्स रह भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तभी हम लोग मान लेते हैं कि जब कब मैटर का क्या है, सपोज कर लो कोई मैटर है, ये हमारा सिस्टम है, या फिर कोई मैटर कह लो। अगर इस मीडियम या सिस्टम या मैटर में अगर तुम्हारा सिस्टम की जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन से अगर मीन फ्री पाथ छोटा है, अगर मीन फ्री पाथ बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में, तो मान लेते हो कि सिस्टम क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का ये मतलब होता है, सिर्फ इतना सा ये मतलब है कि उसका सिस्टम में जो तुम कंसिडर कर रहे हो मॉलिक्यूल्स का, वो तुम उस पूरे कंसिडर कर रहे हो, और तुम एवरेज एक एक करके नहीं कंसिडर कर रहे, और उससे क्या है, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि तुम यहाँ देख सकते हो कि जब मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास एक या दो है, तो तुम अगर कंसिडर करते हो तो फर्क ज़्यादा पड़ेगा कंपेरेटिवली यहाँ के। अब सपोज करो, एक एग्जांपल कंसिडर करो। अगर मैंने तुम्हें कहा इसका डेंसिटी फाइंड करो, इस सिस्टम का भी और इस सिस्टम का भी, अगर तुम यहाँ की डेंसिटी फाइंड करते हो तो क्या होगा, अगर हमने कहा कि ये वाला गायब हो गया, ठीक है, एनी हाउ कुछ भी ऐसा हुआ कि तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला हट गया, तुमने इसे कंसिडर करना भूल गया ना अपने एनालिसिस में, तो क्या होगा, यानी कि पहले तुम्हारे पास दो थे, अब क्या हुआ, तुमने एक ही कंसिडर करा, तो इससे तुम्हारे इस सिस्टम की डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ तुम कंसिडर कर रहे थे 20 को, ठीक, और सपोज था 21, कोई फर्क पड़ेगा 20-21 में, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक या दो के छूटने या आ जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ तुम्हारे पास कितने थे, बहुत ही कम थे, उस बहुत ही कम में भी तुम अगर एक या दो को तुमने अगर कंसीडर नहीं करा, तो तुम्हारे इससे क्या होगा, सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, तुम्हारे एनालिसिस को ये डिस्टर्ब करेगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के नंबर बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे जो इफेक्ट होता है, अगर किसी भी एरर का इफेक्ट, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। बट वहीं अगर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इफेक्ट क्या होगा तुम्हारा, तुम मान के चलो कि नेग्लिजिबल इफेक्ट हुआ। इसलिए मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम में क्या करते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि जो सिस्टम का डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली मीन फ्री पाथ के, तो हमारा सिस्टम में जो भी एरर्स आया, थोड़ा बहुत जो भी एरर्स आएगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, और हम मान लेंगे कि सिस्टम क्या हमारा कंटिन्यूअस है। ओके, कि जब हम कंटिन्यूम का बात करते हैं, जब हम कहते हैं कंटिन्यूम, तो अब तक हमने कई बार कहा कंटिन्यूम वर्ड यूज़ किया, हमने ये स्पेशल लेक्चर ही बना रखा है इस कंटिन्यूम के लिए। तो इस कंटिन्यूम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहला तो हमने इसका तुम्हें लिटरल मीनिंग बता दिया, वो क्या बताया, कंटिन्यूअस मीडियम। ठीक है, द मीडियम इज कंटिन्यूअस, बट इसको कंटिन्यूअस मीडियम कहने का क्या मतलब हुआ, हाँ,
उसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा था एक बार में कि कंटिन्यूस मीडियम क्या होता है। व्हेन आई वाज इन सेमेस्टर तो मुझे भी समझ नहीं आता कि कंटिन्यूस मीडियम कहने का क्या मतलब हुआ, क्या मीडियम कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, ये तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था। इवन मैंने जब अपने सेमेस्टर में जब मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे 2-3 घंटे लगे थे इस चीज़ को सिर्फ समझने में कि व्हाट इज़ दैट वर्ड, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड व्हाट इट रियली वांट टू टेल, ये बताना क्या चाहता है कंटिन्यूम और कंटिन्यूस मीडियम से। तो मुझे तब क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ था। दैट्स वाई मैं आप लोगों के सामने ये चैनल लेके आया, सो दैट कि जो चीज़ें सेमेस्टर में समझनी है उसे वहीं समझो। क्योंकि क्या होता है यार, लाइफ में हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम बना हुआ है। जैसे सेमेस्टर में आपको जो चीज़ पढ़ना है वो वहीं पढ़ना सही है, कहीं और नहीं। तो आप उसे वहीं पढ़ो। तभी मैं आपको इतने डेप्थ में ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ये चीज़ें। तो आते हैं बैक टू द टॉपिक। ये चीज़ देखो, कंटिन्यूस मीडियम को देखो। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो देखिए हर मीडियम की कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। तो कहता है कंटिन्यूस मीडियम कहने का मतलब होता है कि वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होगा, जो मीडियम के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे डिफरेंट, उसकी जो वेरिएशन होगी वो क्या होगा, स्मूथ होगा। स्मूथ होगा। स्मूथ कहने का मतलब क्या हुआ, हर वर्ड का मीनिंग को समझो तभी तुम्हें डेप्थ में समझ में आएगा चीज़ें। और तभी तुम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल से जो न्यूमेरिकल पे की तरफ बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी तुम्हें। देखो कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस मीडियम। कंटिन्यूस मीडियम कहने का मतलब ये होगा कि जो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज होगा वो स्मूथ होगा। इसका मतलब ये होगा कि सपोज तुम अगर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो कि इसकी क्या मेल्टिंग प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हो फिजिकल केमिकल, वो क्या है, स्मूथ है। मीन्स कहने का कि वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। सपोज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं से भी सैंपल उठा रहे हो तुम्हें सेम मिल रहा है। ये नहीं कि यहाँ से उठाए तो कुछ और मिल गया, यहाँ से उठाए तो कुछ और मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तुम जहाँ से भी उठाओगे वो क्या मिलेगा, तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ समझो। अब जो तुम्हारे पास जो ये है, अब इसका ये मतलब होता है कि मान के चलो कि एक बात तो ये हुआ कि प्रॉपर्टी जो होगा वो स्मूथ होगा। दूसरा एक और चीज़ होगा कि मान के चलो हम ये कह रहे कि सब रैंडम मोशन में था, तो ये जो रैंडम मोशन होगा इनका, वो तुम क्या कह रहे हो, ये यहाँ पे तुम रेगुलेट ये सबको कंसिडर ही नहीं कर रहे, सबको तुम रूल्ड आउट कर रहे हो। कह रहे हो कि तुम्हारे मान लिया कि सारे सिस्टम क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूस है, ठीक। और इन सारे मॉलिक्यूल्स को तुमने एक कंसिडर कर लिया और फिर तुम कंसिडर कर रहे हो पूरे एनालिसिस को, तब आगे लेके चल रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कंटिन्यूस क्या है, आखिर ये कंटिन्यूस मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अब एक और चीज़ जान लो, जब तुम इसके प्रॉपर्टीज़ को स्मूथ बना देते हो तो तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट लगाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हारे पास अब जो अननोन्स होंगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ कर सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो, इसके एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हो। किसके एनालिसिस को, किसी भी सिस्टम के एनालिसिस को तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो और इजीली कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है एक नटसेन नंबर का कॉन्सेप्ट। नटसेन नंबर इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन तुम डिसाइड कर लेंगे तुम्हें क्या पढ़ना है। एक्चुअली इनका जो नाम होता है ना वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम इसे क्या पढ़ना चाहते हो, तुम्हें क्या सूटेबल लगता है। बस डिपेंड ये करता है कि तुम्हें सही से कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। इसका फॉर्मूला कुछ इसको डिनोट करते हैं के के सफिक्स में एन लिख के, और इसको लिखते हैं लैम्डा बाई एल, ठीक है। एक एक चीज़ को देखना, मैं बताऊंगा सब कि लैम्डा क्या है और एल क्या है। अब देखो लैम्डा ये होता है, लैम्डा है तुम्हारा क्या है यहाँ पे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मैं इसका सिग्निफिकेंस भी साथ में ही बताऊंगा। यह है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, मैंने बताया था, ठीक है। तो सीरीज़ में साथ साथ देखते चलोगे तो इजी होगा मुझे भी समझाने में और तुम्हें भी समझने में। वरना फिर ऐसा होगा ना कि तुमने वीडियो पहले देखा नहीं, आगे का देखा नहीं, पीछे का देखा नहीं, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, डॉट्स जनरेट होंगे, और बेवजह डॉट्स जनरेट करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को देखोगे तुम्हें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों अप्रोच में तुम्हें क्या डिफरेंसेस हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा, और वहीं से तुम लिंक कर पाओगे कि मैंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम को अलग से क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ, और एल क्या है, लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम। एल क्या है, लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम, जिसे तुम डायमेंशन के टर्म में भी समझ सकते हो, सिस्टम के डायमेंशन के टर्म में, ठीक है। अब नटसेन नंबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन एल। अब देखो ये तुम्हें एक जैसे कहते नहीं है कि मतलब एक तुम्हें एक लिमिटिंग रेंज देता है, तो ये इस नंबर का यही सिग्निफिकेंस है। ये क्या करता है, एक लिमिटिंग रेंज देता है कि अगर इसका वैल्यू कितना आएगा तो हम उसे क्या समझेंगे, किस रिजाइम में समझेंगे, किस जोन में समझेंगे, इसका यही कहने का मतलब होता है, ठीक है। अगर देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अगर
हम अगर टेक्निकली बात करें कि आखिर इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या करता है, इंडिकेटर है, इज एन इंडिकेटर, इट इज एन क्या, इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ, इट इज इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ रेयरफैक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये तुमने रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, ये दो चीजें, ये एक टर्म है, ये टर्म तुमने पढ़ रखा होगा अपने कहाँ, साउंड चैप्टर में, कब, अपने स्कूल लेवल पे तुमने पढ़ा होगा। सो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें डील करना है, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ध्यान दो। तो ये क्या करता है, एक इंडिकेटर है किसका, रेयरफैक्शन का, डिग्री ऑफ रेयरफैक्शन ऑफ द सिस्टम को ये डील करता है। अब देखो डेफिनेशन में क्या होता है, लैम्डा अपॉन एल। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, मीन फ्री पाथ, और एल क्या है, लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम। अब देखो अगर इसका वैल्यू 0 से 0.01 तक लाई करेगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यूम फ्लो। तो हम मान के चलेंगे क्या है, कंटिन्यूम फ्लो है। अगर इसका वैल्यू 0.01 से 0.1 तक रहेगा तो हम इसे मान के चलेंगे क्या, स्लिप फ्लो। अब देखो ये स्लिप फ्लो क्या है, नो स्लिप कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। जब तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत ही अच्छी चैप्टर, बहुत ही अच्छी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बाउंड्री लेयर थ्योरी, वहाँ तुम पढ़ोगे स्लिप फ्लो क्या है और नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, ये चीज़ें। अब देखो अगर नटसेन नंबर जो है वो 0.1 से 10 तक हो गया तो तुम क्या देखो, क्या कहोगे उसे, ट्रांजिशन रेजाइम, वो क्या होगा, ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन का मतलब तो इतना समझ में आ रहा होगा ना कि ट्रांजिशन क्या होता है। अगर कोई दो फेज के बीच के फेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। और अगर वही चीज़ से नंबर ग्रेटर देन 10 हो गया तो इसे क्या कहोगे, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। क्या कहोगे, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। ठीक है, अब देखो इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि नो स्लिप कंडीशन क्या है, स्लिप कंडीशन क्या है, ये सब तुम्हें अभी पढ़ना है कहाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं जैसे जैसे आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा तुम्हें मैं ये चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में नटसेन नंबर को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या सब बताया कि नटसेन नंबर का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन एल। लैम्डा क्या होता है, मीन फ्री पाथ, और एल क्या होता है, लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये एक इंडिकेटर है किसका, डिग्री ऑफ द रेयरफैक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस आगे में क्या है कि हम देखेंगे कि क्या किस किस वैल्यू पे कौन कौन से तुम्हारे पास सिस्टम के जो डिफरेंट डिज़ाइन को कह सकते हो, ये चीज़ हमने बनाया, डायग्राम है ये एक, समझ सकते हो इसको तुम, इस टेबल को। ठीक है, तो हमने क्या बताया पहले कि नटसेन नंबर क्या है, 0 से 0.1 तक कंटिन्यूम फ्लो है, 0.01 से 0.1 तक स्लिप फ्लो है, और 0.1 से 10 तक ट्रांजिशन रेजाइम है, और ग्रेटर देन 10 पे क्या है, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो है। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसे एक तुम्हें एक लाइन डायग्राम की तरह वो भी शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें याद करने में क्या हो, आसानी हो। देखो ये कुछ यूँ बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है, तुम इसको अपने हिसाब से ही बना सकते हो इसको याद करने के लिए। हालांकि ये तुम्हारे सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा सेमेस्टर के एग्जाम्स में ये सब चीज़ें इतने डेप्थ में जाके कभी पूछने वाला नहीं है। इसको बताने का मेरा बस इतना मोटो था कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए, इन डिटेल्स तुम कॉन्सेप्ट को समझ सको, ताकि अगर कभी कोई कुछ टर्म यूज़ करे तो तुम्हें ये ना लगे कि यार ये तो तुम्हें पता ही नहीं है और ये इतना अच्छा टॉपिक था। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरेस्ट बहुत होता है पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वो सब, उनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। लाइक इंट्रॉपी, थर्मोडायनेमिक्स में एक चैप्टर आता है इंट्रॉपी पढ़ना, तो लोगों को लगता है कि इंट्रॉपी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर। बट होता यूँ है कि थ्योरी तो लोग समझ लेते हैं उसकी, और एग्जाम्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, न्यूमेरिकल पे फोकस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट से क्या होता है, थ्योरी पता होता है उन्हें बड़े अच्छे से, पर उनसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता, तो प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, मूविंग टू द टॉपिक। तो ये तो हमने बनाया एक डायग्राम के फॉर्म में, ये तुम्हें याद करने के लिए ईजी होगा। अब देखो हमने सब कुछ बताया, हमने ये चीज़ बताया फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। जो इसमें इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे उन्हें तो प्रॉब्लम आ रहा होगा समझने में कि ये फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कहाँ से आया बीच में। चलो स्लिप फ्लो सर ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा बाउंड्री लेयर थ्योरी, और ट्रांजिशन रेजाइम हो गया, इसके बीच का इंटरमीडिएट है। फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो क्या है, ठीक है, और जिसका हमें क्वेश्चन नहीं आया अब जरूर जनरेट कर लेना। ठीक, तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कहने का मतलब ये होता है कि
जब हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कहने का कि ये जो मतलब जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर कॉलिजन के साथ हो रहा है। नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स, कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल जो फ्लो कर रहा है उनके बीच कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, मतलब वो बिना कॉलिजन के फ्लो कर रहे हैं। कब? जब नट्स नंबर ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तब। ठीक है, इसका मतलब ये था। ठीक, अब इसे आप लोग अपने नोट में बहुत ही अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा कि एटलीस्ट आपको बेसिक पता है कि कंटिन्यूम क्या है, फिर से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स की चीज़ें हैं वो क्या है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए समझना होता है कि उसके अंदर जो मैटर है वो डीप में क्या है, तभी आप समझ पाओगे। देखो, अब तो हम लोगों ने ये सब समझ लिया कि कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम क्या था, सब कुछ समझ लिया, इसका क्यों यूज़ पड़ा हमें ये भी समझ लिया हमने, क्या क्या इसमें था सब कुछ समझ लिया हमने, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया हमने। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमें। इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक कह सकते हो, कि आखिर कोई ऐसा इंस्टेंट होगा कि ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम भी इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा कब होगा कि हमें जो चीज़ यूज़ करना है इसको हम यूज़ ना कर पाए, ये कब होगा, इसका यूज़ ना हो पाए, हमें इनवैलिड हो जाए। ऐसा कब होगा कि ये इनवैलिड हो जाए। देखो, शुरू से देख रहे हो कि मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ हमेशा से, क्या बोल रहा हूँ कि हम इसे यूज़ करते हैं कहाँ, मैक्रोस्कोपिक में। कब? और ये कब हुआ? जब ये इसने हमें क्या दिया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया, किसी भी सिस्टम के एनालिसिस करने के लिए क्या दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। ठीक है, तो हमने वहाँ क्या बताया कि मीन फ्री पाथ जो है, हमने क्या बताया कि मीन फ्री पाथ जो है वो बहुत छोटा होगा। किस चीज़ से? सिस्टम के डायमेंशन से। क्या होगा? सिस्टम के डायमेंशन से मीन फ्री पाथ क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर सपोज कर लो कि अगर मीन फ्री पाथ ज़्यादा हो गया सिस्टम डायमेंशन से, तो अब क्या होगा, अगर मीन फ्री पाथ अगर बहुत ज़्यादा हो गया सिस्टम डायमेंशन से, या फिर उसके कंपैरिजन में भी पहुंच गया, तो क्या होगा, हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज तक यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पे, ताकि आपको और भी वीडियोस आते रहेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से वीडियोस आएंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। आपने अगर नहीं देखा इंट्रो वाला वीडियो तो आप उसे देखिए और समझिए कि इस वीडियो पे, इस चैनल पर आपको क्या क्या अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।